हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राव आप लोग का R2R एजुकेशन के चैनल में दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूं। यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल में नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों और दोस्तों के पास दोस्तों क्या कर लें, शेयर कर लें। हम लोगों का कंटिन्यूस ये CDP का प्रतिशत कंटिन्यूस चल रहा है। ये सन 2015 का और फरवरी मंथ का दोस्तों एक प्रतिशत है CDP का, और हम इससे पहले 2011 से लेकर 2014 तक करवा चुके हैं दोस्तों। तो हम लोग समय को व्यर्थ ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और पहला प्रश्न कह रहा है कि आपको कक्षा में कुछ बच्चे हैं, आपको दोस्तों यहाँ रहना चाहिए कि आपके कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियाँ करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। दूसरा कह रहा है कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक अस्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तीसरा कह रहा है कि बच्चों को अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि बच्चों को आपको कक्षा में प्रोन्नत अर्थात इनको प्रमोशन नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों अगर देखते हैं तो इस क्वेश्चन का अर्थात प्रश्न नंबर 1 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि कक्षा परीक्षकों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पहला ऑप्शन है आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। और तीसरा है कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। और चौथा ऑप्शन क्या है कि कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक क्या कर ले, प्रयास कर ले दोस्तों। तो अगर कक्षा परीक्षकों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ दोस्तों ले जाती है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि यदि अगर ऐसा चीज़ है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रियाओं पर दोस्तों विचार करने की आवश्यकता है। अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह क्या करेगी दोस्तों। पहला है कि सभी बच्चों के लिए उपलब्ध के एक समान मानकों को उल्लिखित करना। दूसरा है कि इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। तीसरा है अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। और चौथा है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अर्थात अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय दोस्तों क्या करें, हम बच्चों की व्यक्तिगत रूप से क्या करें, उनकी अधिगम प्रक्रियाओं पर क्या दें, ध्यान दें। अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर तीसरे का। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाता है। जी दोस्तों बढ़ाता है। पहला कह रहा है कि जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। और तीसरा दोस्तों प्रश्न अन्योन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कि बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो आप जो प्रश्न नंबर जो चौथा दोस्तों, प्रश्न नंबर चौथा का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा क्या जाएगा, सही जाएगा कि प्रश्न अन्योन क्रियाओं के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकलनात्मक अर्थात हाइपोथेटिकल जो दोस्ती की होती है इसकी दिशा को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं दोस्तों। अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा क्या जाएगा, चौथे का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी अधिगम असतर्कता वाले बच्चे की विशेषता है दोस्तों। तो पहला कह रहा है कि 50 से नीचे की बुद्धिलब्धि। दूसरा कि धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। और तीसरा दोस्तों
अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। और चौथा है कि एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराना दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, पाँचवें का दोस्तों क्या हो जाएगा, पाँचवें का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्द पर पलटकर जाने में दोस्तों कठिनाई क्या होती है, ये अधिगम असफलता वाले बच्चों की क्या है, एक विशेषता दोस्तों। अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा पाँचवें का दोस्तों। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6वें की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है। पहला ऑप्शन है कि जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। दूसरा कह रहा है कि जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। तीसरा कह रहा है कि जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों की वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है कि जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते दोस्तों। तो ये जो प्रश्न नंबर जो दोस्तों 6वां है, और 6वां क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 7वें की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वाइगॉस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है दोस्तों। बहुत ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों हो सके आप लोग को 2024 के जो एग्जाम दोस्तों होगा इसमें ये 100% दोस्तों फंसेगा। पहला ऑप्शन है, फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों, कि वाइगॉस्की के अनुसार समीपस्थ विकास अर्थात दोस्तों जिसे कहते हैं ZPD, क्या कहते हैं दोस्तों, ZPD कहते हैं, क्या दोस्तों, ZPD दोस्तों कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की समीक्षा निर्धारित करता है। दूसरा है कि बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कि बच्चे के द्वारा एकत्र स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर दोस्तों। और चौथा ऑप्शन जो है कि बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों सही है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर दोस्तों। ये जो ZPD होता है, अगर मानते कि यदि कोई बच्चा किसी कार्य को शुरू में क्या कर रहा है और हमें मानते कि हमें एक स्टेज पे पहुंचना है कार्य को करते करते, लेकिन बच्चा जहाँ तक कार्य को जानता है वहाँ तक करेगा, और जिस हमको स्टेज पे पहुँचना अगर उस स्टेज पे नहीं पहुँच पा रहा, तो जहाँ से कार्य को नहीं जानता है जहाँ तक हमें पहुँचना दोस्तों, अगर कोई वयस्क उसके बीच में क्या करता है, उसकी सहायता करता है उस समस्या को समाधान करने में, तो दोस्तों वही क्या कहलाता है, ZPD अर्थात समीपस्थ विकास का क्या कहता है दोस्तों, क्षेत्र कहलाता है। आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है प्रश्न नंबर 7वां। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। पहला है दोस्तों ऑप्शन, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, तीसरा कि समाज के अधिक योग्य सदस्य के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, और तीसरा दोस्तों चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों कि अनुकूलन की प्रक्रिया दोस्तों। तो इसमें प्रश्न नंबर जो 8वां है दोस्तों, 8वें का चौथा क्या जाएगा दोस्तों, ये सही दोस्तों। अगर पियाजे की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो पियाजे जो है क्या करते हैं, अनुकूलन की प्रक्रिया पर दोस्तों ये विशेष कर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं दोस्तों। तो हम लोग का जो प्रश्न नंबर 9 है, 9 की तरफ से दोस्तों चलते हैं। कह रहे हैं कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार दोस्तों ठहराया है। पहला है कि परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की योग्यता, दूसरा कह रहा है कि उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, और तीसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत कल्पित कथा, और तीसरा कह रहा है कि विचार की अनुत्क्रमणीयता अर्थात पलट ना सकने की दोस्तों। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों क्या जाएगा, सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर अगला अर्थात 10 की तरफ। 10 कह रहा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने में, तीसरा कह रहा है कि मित्रों के साथ सामाजिक बनने में, और तीसरा कह रहा है कि घुलने मिलने का समायोजन की, और चौथा कह रहा है कि एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की दोस्तों। तो समाजीकरण की जो दोस्तों एक प्रक्रिया दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की दोस्तों, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला क्या जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं
11 कह रहा है कि अनुसंधान से पता चला कि विद्यालयों में अनेक स्तरों के विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण दोस्तों नहीं है। इसमें दोस्तों क्या है, दो उदाहरण नहीं है। तो पहला है ऑप्शन, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का दोस्तों प्रयोग करते हैं। दूसरा कह रहा है कि अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तीसरा कि मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चे को अलग बैठाया जाता है। और चौथा है कि लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 है, 11 का दोस्तों क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही जाएगा कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का दोस्तों प्रयोग करते हैं। और इसमें से क्या है, यही नहीं दोस्तों जोड़ना है, तो यही हमारा क्या जाएगा, पहला 11 का पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगली की तरफ, प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा करती है। कौन कौन से द्वारा करती है दोस्तों प्रक्रिया? पहला है कि ऑप्शन कि अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। दूसरा कि वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। तीसरा कि विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीके के बारे में विचार करना जिनमें पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। और चौथा है कि उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करके मौका दोस्तों ना पाएं दोस्तों। तो बढ़ावे का क्या जाएगा दोस्तों, बढ़ावे का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है कि विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात और रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं दोस्तों। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है प्रश्न कि एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन निम्नलिखित में से सम्मिलित हो दोस्तों। पहला, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता हो दोस्तों। अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो। और तीसरा है ऑप्शन की अधिगम के लिए न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। और चौथा है कि आकलन उपकरण के मानकीकरण दोस्तों, दोस्तों। तो 13वें का दोस्तों कौन सा सही होगा, 13वें का दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों कि अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर दोस्तों ये सम्मिलित होनी चाहिए दोस्तों। अगले बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 14 कह रहा है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है दोस्तों। यहाँ आलोचना की बात की जा रही है किसके, कोहल वर्ग के किस सिद्धांत में दोस्तों किसकी आलोचना की गई है। पहला कह रहा है कि कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत को प्रस्तुत किया दोस्तों। तो ये दोस्तों उन्होंने किया। फिर कह रहे हैं कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की अस्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेखित नहीं किया दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि कोहल वर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है दोस्तों, ये भी दोस्तों सही है। और तीसरा क्या है कि कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को दोस्तों महत्व नहीं दिया दोस्तों, यही क्या हो जाएगा सही। कोहल वर्ग दोस्तों एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया, पुरुषों और महिलाओं के बीच क्या नैतिक तार्किकता के बीच में उन्होंने सांस्कृतिक विभिन्नताओं को दोस्तों महत्व नहीं दिया। अर्थात ऑप्शन नंबर 14 क्या जाएगा, 14वें का चौथा सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाकस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। पहला कि विकास अधिगम से स्वाधीन है। तीसरा कह रहा है कि अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रिया है। तीसरा कह रहा है कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। और चौथा कह रहा है कि विकास अधिगम के समानार्थ है दोस्तों। तो इसमें 15 का ऑप्शन नंबर तीसरा से जाएगा क्या कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से दोस्तों क्या पीछे रह जाती है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि किस प्रकार में से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता बनने में सहायता कर सकती है दोस्तों। पहला
ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना दोस्तों। दूसरा कि समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप से पुरस्कार देना दोस्तों। तीसरा कह रहा है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना दोस्तों। तो इसमें क्या जाएगा 16वें का दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या जाएगा कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उन्हें उनका हल करते समय दोस्तों सहयोग देना दोस्तों बहुत ही क्या होता है जरूरी होता है। अर्थात 16वां का दोस्तों पहला सही जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां क्या कह रहा है कि एक छात्रा एक प्रकरण के मुख्य बिंदु को रेखांकित दोस्तों करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह क्या करे दोस्तों, पहला है कि विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है दोस्तों। तो ये पहला ही आपको दोस्तों यहाँ सही लग रहा है कि अपने विचारों क्या कर रही है, ये इसके संगठन को अपने चिंतन को निर्देशित दोस्तों क्या था ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों सही। हम और दूसरा और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि केंद्र और बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है दोस्तों, ऐसा कतई नहीं है। चौथा कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है दोस्तों, ऐसा भी कोई बात नहीं है। और परीक्षण अधिगम सुनिश्चित करे दोस्तों, ऐसा कोई नहीं। वो क्या कर रही है कि विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की दोस्तों क्या कर रही है, ये कोशिश कर रही है। 17वें का पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे की तरफ बढ़ते, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापक क्या करेगी। पहला कि अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करेगी दोस्तों। मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। वह अपने विद्यार्थियों के जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। और चौथा है कि इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में दोस्तों क्या हो, प्रोत्साहित हो दोस्तों। तो 18वां का दोस्तों क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा कि इस प्रकार के पद्धतियों का दोस्तों अर्थात अगर कोई एक अध्यापिका है, अगर शिक्षार्थी के लिए दोस्तों कक्षा का संचालन कर रही है तो क्या करे, एक पद्धति का दोस्तों क्या करे, नियोजन करे जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के पहल करने के दोस्तों क्या करें, वो प्रोत्साहित कर सके दोस्तों। तो 18वां का चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि लड़कों एवं लड़कियों में योग्यता का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे दोस्तों सहमत हैं दोस्तों। पहला है कि लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग के लिए दोस्तों हतोत्साहित किया। दोस्तों यही ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ा दोस्तों कि लड़कियों को दोस्तों शुरू से, जैसे लड़की अगर पैदा होती है, जैसे दोस्तों अगर बड़े होती है तो लड़कियों को हम देखते हैं कि घर में क्या है, उनको सेवा भाव के लिए दोस्तों क्या कहता है, एक सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग से उनको हतोत्साहित किया था दोस्तों कि वो क्या एक एक वीर रस की दोस्तों यहाँ ये बात की जा रही लड़कों के प्रति दोस्तों। तो प्रश्न नंबर पहला ही दोस्तों क्या जाएगा, 19 का सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 20 कह रहा है कि गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध दोस्तों हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। पहला संगीत में, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक, तीसरा आध्यात्मिक और चौथा क्या है भाषा विषय। तो इसमें दूसरा ऑप्शन क्या जाएगा, अंतर्वैयक्तिक दोस्तों सही हो जाएगा। ये हार्वर्ड गार्डन का दोस्तों बहुबुद्धि दोस्तों क्या है, सिद्धांत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है दोस्तों। पहला है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रियाओं की वजह से घटित होता है। दूसरा कह रहा है कि विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तीसरा कह रहा है कि अनुभव विकास का एकमात्र निरार्थक है। और चौथा कि विकास प्रबलन तथा दंड के अनुसार सुनिश्चित बना। दंड तो ये गलत हो जाएगा, एकमात्र निरार्थक भी नहीं होगा। और सही ढंग से ये दोस्तों ये क्या है, अन्योन्य क्रियाओं की वजह से दोस्तों क्या होता है, अर्थात जो विकास होता है दोस्तों बाल विकास, ये अन्योन्य क्रियाओं की वजह से दोस्तों क्या होता है, घटित। अर्थात ऑप्शन नंबर पहला सही जगह 21 का।
प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। वाइगॉस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। पहला है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। दूसरा, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तीसरा, कि बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। और चौथा है भाषा चिंतन के बारे में उनकी दोस्तों दृष्टिकोण। अर्थात 22 का दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर चौथा सही, कि भाषा चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण के दोस्तों उनके विषय में क्या इनकी एक विभिन्नता है दोस्तों, किसकी? वाइगॉस्की तथा पियाजे के दोस्तों, वाइगॉस्की तथा पियाजे के। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? पहला है एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है दोस्तों। फिर कह रहा है कि बच्चे आनुवंशिक रूप से उस प्रवृत्ति को होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तीसरा, कि एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने के लिए परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। और चौथा है कि क्या कह रहा है कि वंशानुक्रम तथा परिवेश, यहाँ दोस्तों परिवेश अगर देखें तो ये क्या है? वातावरण भी दोस्तों इसको समझाएगा। ये क्या है? वातावरण दोस्तों है। तो वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्या बिल्कुल सही है। और दोनों विकास को दोस्तों क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं तो दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? पहला कि अधिगम पूर्ण रूप से वह जीवन के उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा कह रहा है कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से घटित होता है। तीसरा कह रहा है कि अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक इनका अंकों के रूप में आकलन नहीं किया जा सकता है। और चौथा है कि अधिगम केवल तभी होता है जब यह व्यवहार में सुस्पष्ट दोस्तों होता है। तो 24 का दोस्तों क्या आ जाएगा? ये पहला अभी दोस्तों मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन को किया कि अधिगम क्या होता है? अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में क्या होता है दोस्तों? ये घटित होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जाएगा 24 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगला प्रश्न समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि पहला, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है दोस्तों। दूसरा, कि प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। और तीसरा है कि हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। और चौथा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की आवश्यकता दोस्तों करनी पड़ेगी। तो इसमें 25 का दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों किया जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है दोस्तों कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जा सकता है? पहला दोस्तों स्ट्रक्चरल की दोस्तों बात की, स्ट्रक्चरल क्लास की दोस्तों बात की जा रही है। पहला कह रहा है कि एक विस्तृत दिशा निर्देशन बनाता है कि किस प्रकार से विद्यार्थी की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ साथ संबंध किया जा सकता है। दूसरा है शिक्षण अधिगम के आकलन की भूमिका को नकारना। तीसरा है कि विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होते हैं। और चौथा कि विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे दोस्तों। तो 26 का दोस्तों ऑप्शन क्या जाएगा? चौथा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? अगर हम देखें एक उच्च स्तर के दोस्तों अगर बच्चों की बात करें तो विद्यार्थी क्या करता है? अपने अध्यापक के साथ आकलन की क्या करता है दोस्तों? वो योजना बनाता था। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 27 की बात करते हैं। 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक क्या है? उपयुक्त है दोस्तों। पहला, यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्य में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा कह रहा है कि बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। और तीसरा कह रहा है कि मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। और चौथा कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को दोस्तों देना। तो दोस्तों 27 का हो जाएगा। तो 27 का दूसरा कह जाएगा दोस्तों क्या जाएगा? सही हो जाएगा कि बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना दोस्तों, और विशेष रूप से उस समय पर जब वह समस्याओं को क्या करता हो? वो हल करता हो। तो प्रश्न 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि पहला, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। दूसरा कि विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हो। तीसरा कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों को गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। और चौथा है कि लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे, क्योंकि उनकी जन्मजात विशेषता दोस्तों, ये ऐसा कहाँ लिखा होगा दोस्तों। और तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। सब पे अगर आप क्लास में हैं दोस्तों, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उस पर क्या करेंगे आप लोग, बराबर उनको ध्यान देंगे। तो 28 है दोस्तों, क्या जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर पहला क्या जाएगा कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध दोस्तों क्या कराती हैं। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। कह रहा कि इन कथनों में से आप किससे दोस्तों सहमत है? पहला कि एक बच्चा उत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संस्थान प्रदान नहीं कर सक रही है। दूसरा कि एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक रूप में कमी के कारण है दोस्तों। तीसरा कह रहा है कि एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटना को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिससे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। और तीसरा कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इनकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब दोस्तों है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 29 का दोस्तों, कौन सा, चौथा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 30 की बात करते हैं। और प्रश्न नंबर क्या है, यही लास्ट है दोस्तों, कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार दो। तो मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। पहला कह रहा है कि अध्यापिका की मनोदशा। तीसरा कह रहा है कि बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। और तीसरा है कि कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। और चौथा क्या है, बच्चे के निष्पादन स्तर की दोस्तों बात करें। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चौथा सही हो जाएगा कि एक बच्चे को सहारा देने के लिए मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात का दोस्तों निर्भर करती है दोस्तों। तो देखते हैं इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही जाएगा। आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये क्लास काफ़ी बेहतर लगा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एक अच्छे से दोस्तों क्या समझ में आया होगा। और क्या करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास दोस्तों क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।